हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत करवा दिए थे मैंने आप लोगों को, एग्जांपल्स भी बता दिया था, वेंट ऑफ फैक्टर, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हो चुका था, राइट। तो इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज के सम्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स, टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग को बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर कि कैसे सारे न्यूमेरिकल्स अभी तक जो हमने पढ़े वो सब सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, और अब जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग अलग टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि डिफाइन द टर्म सोल्यूशन, यानी पहले आपको सोल्यूशन का टर्म डिफाइन करना है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे सोल्यूशन का टर्म? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? वाटर प्लस शुगर, यानी वो दोनों मिलके आपको क्या देता है? सोल्यूशन, राइट। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें ऐसा बोला है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर फॉर्म्ड, कितने टाइप के सोल्यूशन फॉर्म्ड होते हैं, और राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल्स। तो आपको टाइप भी बताना है और एग्जांपल भी बताना है, ओके। तो देखो, टाइप ऑफ सोल्यूशन में आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन। तो देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे गैसियस, गैसियस सोल्यूशन। सेकंड आता है आपका लिक्विड सोल्यूशन। थर्ड जो आता है बेटा आप लोगों का वो है सॉलिड सोल्यूशन। ओके, तो ये हमने 3 टाइप के सोल्यूशन आपको याद रखना है टाइप ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो गैसियस सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर आप गैसियस सोल्यूशन बनाना चाहते हो तो उसमें सोल्यूशन आपका सॉल्वेंट, मतलब जो उसमें सॉल्वेंट होगा वो आपका गैस में होगा, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन बनाना चाहते हो तो उसमें आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा। फिर सॉलिड सोल्यूशन बनाना चाहते हो तो उसमें आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा, राइट। तो ये टाइप ऑफ सोल्यूशन में आएगा। और आपको मैंने बताया था कि टाइप ऑफ सोल्यूशन का टेबल बताया था जिसमें एग्जाम्पल दिए थे। टाइप ऑफ सोल्यूशन का टेबल याद है? 2.1 है टाइप ऑफ सोल्यूशन का टेबल, वो आपको इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, पूरा टेबल। गैस गैस आपको पता है सल्यूट चेंज होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, लेकिन आप जो सोल्यूशन बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप सॉल्वेंट रखते हो। तो सॉल्वेंट फिक्स होता है गैस, और उसके बेसिस पे हमने टेबल्स देखे थे। तो वो आएगा आपका टेक्सचुअल न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो चलिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, दैट इज 2.2। ये था आपका 2.1, अब आएगा 2.2, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, तो 2.2 में हम पढ़ते हैं क्या है कि सपोज अ सॉलिड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सब्सटेंसेस। मतलब कि मान लो कि सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है 2 सब्सटेंसेस को मिला के, वन हुज पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, एक का पार्टिकल बहुत ज्यादा लार्ज है, एंड द अदर हुज पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, और दूसरे का पार्टिकल कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इज दिस लाइकली टू बी? तो किस टाइप का ये सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, ऐसा पूछा है। तो देखो इसके लिए कौन सा एग्जांपल आएगा? तो आपको पता है कि सॉलिड सोल्यूशन जो है, तो सॉलिड सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज अ गैस। आपको पता है कि आपको क्या करना है कि सोल्यूट जो गैस में होगा सॉलिड सोल्यूशन के अंदर, आपको सॉलिड सोल्यूशन के टेबल में जाना है, ओके। सॉलिड सोल्यूशन के टेबल में गए, उसमें आप देखोगे कि आपका जो सोल्यूट है ना, आपका जो सोल्यूट है वो कैसा होना चाहिए? गैस। तो आप देखोगे सॉलिड सोल्यूशन में आपका जो सोल्यूट है वो गैस है। उसमें आपका जो एग्जांपल आता है वो है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.2 में। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं 2.2 में ही, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है इसमें सोल्यूशन में कि सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ओके। और फिर पूछा है आपको, देखो, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन
पीडी पैलेडियम। ओके, तो ये आपको लिखना है। मैं टेबल से बात कर रही हूँ। टेबल आपका जो है 2.1 उसमें सॉलिड में जाइएगा, उसमें सॉल्यूट आप गैस देखोगे तो ये आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। ओके, फिर इसमें आपको बोला है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इज दिस लाइकली टू बी। तो किस टाइप का ये सॉलिड सोल्यूशन है, तो आपको ध्यान रखना है इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन का मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है कि पैलेडियम पे एब्जॉर्ब्ड हो जाता है पूरी तरह। एक इंटरस्टिशियल साइट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि उनका स्पेस कैसा होता है, एकदम खाली जगह होती है, उसमें हाइड्रोजन क्या करता है, पैलेडियम पे जाके एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और पैलेडियम हम यूज करते हैं एज एन कैटलिस्ट। ओके, तो ये था आपका 2.2। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 2.3 की ओर। तो 2.3 के अंदर आप लोगों को क्या दे के रखा है मैं आपको बता दूं। 2.3 में बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करने हैं। तो कौन कौन से टर्म आपको डिफाइन करने हैं, तो देखो मोल फ्रैक्शन है, सेकेंड है आपका मोलैलिटी, थर्ड है आपका मोलैरिटी, और फोर्थ है आपका मास परसेंटेज। ओके, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे क्या क्या डिफाइन करना है। एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। ओके, मोलैलिटी जो होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट, है ना, डिवाइड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ये होता है आपका मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये आपका मोलैरिटी हो गया। और मास परसेंटेज में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ द मोल्स जो आपका मास जो आएगा वो सोल्यूट का डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, नंबर ऑफ द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। तो ये आपका मास परसेंटेज हो गया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए 2.4 की ओर बढ़ते हैं अब डायरेक्ट हम लोग 2.4। तो 2.4 में क्या बोला है, 2.4 में बोला है कि कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी। कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो लेबोरेटरी में यूज किया जा रहा है। उसका वर्क जो है वो 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास बोला है इन एक्वस सोल्यूशन, यानी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। What would be the molarity of such a sample of the acid? आप लोगों को पूछा है molarity उस सैंपल एसिड का। If the density of the solution is 1.504, आप लोगों को सिर्फ डेंसिटी गिवन है 1.504 ग्राम ml। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा इसमें कि 68% आपको जो दे के रखा है नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 बाय मास। ओके, तो चलिए लिखते हैं 68% HNO3 बाय मास। तो ये आपको दे के रखा है। उसमें भी आपको क्या बोला है, डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी 1.504 ये आपको क्या दे के रखा है, डेंसिटी दे के रखा है। आप लोगों को मोलैरिटी, पहले हम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता है ना मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मान यानी मोल्स हम किसका निकालेंगे, HNO3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आपको पता है क्वेश्चन में वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें डेंसिटी तो पता है, तो डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, तो डेंसिटी से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, किसमें, लीटर में। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोल्स कैलकुलेट करना है, ये बात फिक्स है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ HNO3। तो चलिए देखते हैं मोलर मास ऑफ HNO3। तो जब भी हम HNO3 का मोलर मास निकालेंगे तो HNO3 में आएगा आप लोगों का हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 इंटू 3 इंटू 16, ठीक है। तो आप इसको टोटल करोगे ना तो 63 आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम मोल्स निकाल लेते हैं, किसका, HNO3 का। तो जब भी हम मोल्स निकालेंगे HNO3 का, तो आपको पता है ना कि ऊपर में क्या आएगा आपके पास, मोल्स आएगा पहले HNO3 में, तो 68 आ जाएगा आपका
क्योंकि बोला है ना 68% क्या है HNO3, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या है 63। ओके, तो ये आपका हो गया गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1.079 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है 1.079। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास बाय क्या करेंगे, मास बाय डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी लिख देंगे। ओके, तो आपको पता है मास बाय डेंसिटी। तो अब आप मुझे ये बताओ, तो यहाँ पे जो मास लेंगे वो क्या किसका लेंगे, तो यहाँ पे मास जो लेंगे, ये आपको मास दे के रखा है पूरा सोल्यूशन का मास दे के रखा है, क्लियर है ना। तो सोल्यूशन का मास जो है वो हम कितना ले रहे हैं, यहाँ पे 100 ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मान लो हम ऐसा बोलते हैं ना 68% HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम पूरा सोल्यूशन का वेट कितना ले रहे हैं, मास कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास 100 ले लेंगे और डेंसिटी आपको गिवन है 1.504। ओके, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम में 66.49 ml। 66.49 ml जो है ये आपका वॉल्यूम आया। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमारा सिर्फ क्या आया है, अभी वॉल्यूम आया है। ओके, तो अब हमें इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं आपको अभी बताती हूँ लीटर में कन्वर्ट करके, क्योंकि हमें वॉल्यूम जो होता है वो किस में लेते हैं, हम लोग लीटर में लेते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो अभी हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा आप लोगों का वो होगा 0.06649 लीटर। ओके, मैंने क्या किया पता है, 66.49 जो आया था उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा लीटर के अंदर। ओके, है ना। अब हमारे पास मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स कितना आया था 1.079 डिवाइड बाय 0.06649, तो वो आंसर आ जाएगा 16.23 मोलैरिटी। ओके, 16.23 क्या आ जाएगा आपका, मोलैरिटी। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्लीट होता है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है 2.5 में देखते हैं क्या है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 2.5 आता है, उस क्वेश्चन में बोला है कि अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight. What could be the solution, what could be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution। आपको इसमें 2-3 चीज़ें पूछी हुई है। सोल्यूशन आपको ग्लूकोज का दे के रखा है जो कि 10% वेट बाय वेट है। तो बेटा 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है, आप लोगों ने पहले देखा था 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या पढ़ेंगे इसको हम, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ऐसा हम इसका मीनिंग निकालते हैं। क्लियर हो रहा है? 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ओके, तो इसके बाद आपको जो हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, तो वाटर कितना होगा, 100 में से आप 10 माइनस कर दोगे। क्लियर हो रहा है? तो वाटर जो होगा वो हमारे पास बच जाएगा 90 ग्राम्स। 100 में से माइनस कर देंगे ना, 100 पूरा सोल्यूशन का है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें से माइनस कर देंगे 100 में से 10, तो आपके पास सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा 90। क्लियर? ओके, अब हमारे पास देखो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, तो मोल्स तो चाहिए हमें, हाँ मोल्स चाहिए, और डिवाइड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ग्लूकोज का वेट, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के लिए बात की गई है ना। तो चलिए निकालते हैं हम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो मोलर मास
ऑफ ग्लूकोज। तो मोलर मास ग्लूकोज का क्या होगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्लूकोज का, C6H12O6 पढ़ा है ना फॉर्मूला। तो C6H12O6 में क्या होता है, C6H12O6, तो उसका आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180। ओके 180 आंसर आएगा। आई होप ये तो आपको आता होगा। C6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। क्लियर। तो अब हम निकाल सकते हैं इसके बेसिस पे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे कैसे निकालेंगे। तो दैट इज वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये आपके पास कितना वेट है, 10 ग्राम दे के रखा है हमें, 10 ग्राम ग्लूकोज है, ये मोल्स निकाल देते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज है, ओके। और हमारे पास मोलर मास कितना आया, 180 का। 180 का क्या आया हमारे पास, मोलर मास आ गया। आ रहा है समझ में। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.056। ओके। तो ये जो है वो आपका अभी आया मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मोल आया। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का मोल निकाल लिया तो अब हम मोलैलिटी इजीली निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में, हम लोग मोलैलिटी इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, 0.056 डिवाइड बाय 0.09। क्यों 0.09, आ रहा है ना समझ में। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये ग्राम में था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में, तो 0.09 आ जाएगा। ओके। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.62। कितना आंसर आएगा, 0.62 m, स्मॉल m यानी मोलैलिटी। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मोलैलिटी। ओके 0.62 यहाँ पे मोलैलिटी आ गया। एक पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आ रहा है समझ में, एक पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, वाटर के लिए निकालना पड़ेगा। ओके। तो चलिए देखते हैं वाटर के लिए कैसे निकालते हैं, सेम वे में निकालेंगे। ओके। तो वाटर के लिए जो हम निकालते हैं अभी, वो आपका बन जाएगा मोल्स, दैट इज व्हाट, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो वाटर में आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 10 ग्राम था तो ये 90 ग्राम है वेट, ये कितना है 90 है। क्लियर हो रहा है। आप लोगों को यहाँ पे 90 ग्राम दे के रखा था, सॉरी 10 ग्राम आपको ग्लूकोज दे के रखा था, तो वेट 90 हो गया वाटर का, और उसको हम वाटर का मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम। ये ग्लूकोज के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ, दैट इज एन ग्लूकोज, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दी मोल्स। ठीक है। तो चलिए 0.056 डिवाइड बाय 0.056 प्लस 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.011 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये हमने अभी मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकाला, ग्लूकोज के लिए निकाल दिया। ठीक है। अब हम इजीली वाटर का निकाल सकते हैं, है ना। एक आ गया अगर हमारे पास, तो दूसरा तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस XG ग्लूकोज का, तो दैट इज 1 माइनस 0.011, तो कितना आंसर हो जाएगा XW, तो 0.989 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 0.989। तो ये हमने तो अभी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने दोनों मोलैलिटी देखी, मोल फ्रैक्शन देखा, अब मोलैरिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी बाकी है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, क्लियर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, राइट। तो हमारे पास जो ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में चाहिए होता है। क्लियर हो रहा है। बट हमें तो वॉल्यूम डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें तो डेंसिटी पता है, डेंसिटी कितना गिवन था 1.2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेंसिटी से निकाल लेंगे, तो मास बाय वॉल्यूम। ओके। तो अब हम डेंसिटी यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, डेंसिटी हमें 1.2 दे के रखा है, दैट इज इक्वल टू मास कितना लेंगे, 100 ग्राम के लिए लेंगे, क्योंकि हम सोल्यूशन का, याद रखना ये हमेशा सोल्यूशन के लिए ही होता है, मास सोल्यूशन का ही लेते हैं। तो 100 सपोज करके हम चलते हैं। क्लियर हो रहा है। उसमें से मान लो अगर ग्लूकोज 90 हुआ तो वाटर क्या हो जाएगा 10। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो हमेशा सोल्यूशन का मास आपको लेना है। तो फिर उसके बाद हम वॉल्यूम ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 1.2। ये 100 डिवाइड बाय 1.2 आ गया। क्लियर? दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 83.33 ml। 83.33 ml। लेकिन हमें इस वॉल्यूम को क्या करना है, लीटर में लेना है ना। तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1000, तो आ जाएगा 0.0833 लीटर्स। क्लियर? आ रहा है समझ में? तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। अब आपको ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि आपको कैसे ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने सारी चीजें निकाल ली है। मोलैलिटी निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन निकाल दिया और मोलैलिटी कैलकुलेट कर लिया हमने। ओके, लेकिन अभी हमारे पास वॉल्यूम तो आया है ना, वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। तो 0.0837। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम पुटअप कर देंगे। वॉल्यूम आया है क्योंकि अब हम मोलैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं इस वजह से। ठीक, तो ये हमने वॉल्यूम निकाला, बट अभी ये बाकी है। तो दैट इज व्हाट, मोलैलिटी इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आपके पास सोल्यूट का वेट कितना है, सोल्यूट का वेट है हमारे पास 0.056। ये हमारा सोल्यूट का वेट गिवन है। आ रहा है समझ में? और नीचे वॉल्यूम हमने निकाला 0.0833, ये भी निकाला। बस पुटअप कर देंगे तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। दैट इज व्हाट, 0.67 मोलैलिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोगों दे देंगे आप लोगों को 2-3 चीजें फाइंड आउट करने के लिए, और आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.6। तो चलिए 2.6 में क्या बोला है जरा देखते हैं हम। 2.6 क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बोला है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि आपको बोला है ml फाइंड आउट करना है, कितना ml 0.1 मोलर HCl जरूरत पड़ेगी तो कंप्लीटली रिएक्ट करने में 1 ग्राम मिक्सचर Na2CO3 का और NaHCO3 का, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। इक्विमोलर का मतलब होता है इक्वल मोल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इक्वल मोल्स। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक, Na2CO3 NaHCO3। तो इसका जो वेट है वो हम यहाँ पे पहले, अगर मान लो इसका अगर वेट x लेते हैं तो ये क्या होगा, 1 - x हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब हम इसका है ना मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं एक टाइप से। आ रहा है समझ में? क्योंकि वेट हमारे पास 1 ग्राम दे के रखा है और इक्विमोलर बोला है। वेट कितना है, 1 ग्राम, और इक्विमोलर बोल के रखा है। तो इसका जो वेट मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा, देखो सोडियम का कितना होता है 23 × 2 + 12 + 16 × 3। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 106। ये आपको ध्यान रखना है मोलर मास जब आप निकालोगे किसका, Na2CO3 का। ओके, अब उसके बाद जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे मोलर मास, है ना। तो इसमें आ जाएगा 23 + 1 + 12 + 16 × 3। ओके, ये यहाँ पे सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन 1 कार्बन 12 16 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 84। आ रहा है समझ में? तो हमने पहले अभी क्या किया, एक को अगर x लेते हैं वेट में तो दूसरे को 1 - x ले सकते हैं क्योंकि इक्विमोलर बोला है ना। तो वेट आपका तो इक्वल ही है, वेट डन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो इसके बाद हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं दोनों के लिए। तो देखो मोल्स जब हम दोनों के लिए निकालेंगे तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है ना, ये होता है। तो गिवन वेट हमने क्या लिया, इसका x ले लिया और मोलर मास कितना आया 106। सेम वे में
हम इसके लिए निकालेंगे। तो दैट इज इसके लिए 1 माइनस एक्स गिवन वेट और इसका मोलर मास क्या है 84। आ गया, क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या बोला है कि आप लोगों को ये जो बोला है वो इक्वी मोलर बोला है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इन दोनों के मोल्स को इक्वल कर देंगे। दैट इज इक्वल टू NaHCO3। NaHCO3 क्या करा हमने, इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि इक्वी मोलर जो रूल है वो फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है समझ में? इक्वी मोलर रूल को हमें यहाँ पे फॉलो करवाना है। ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये क्यों इक्वल हुआ, इक्वी मोलर प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे Na2CO3 एंड NaHCO3 इक्वल हो गया है। क्लियर? ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम करेंगे, इसका हमने देखो मोल निकाला था, तो ये हमारे पास x आ गया था, x डिवाइड बाय 106। क्लियर? और यहाँ पे निकाला था 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84। इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना इस स्टेप से, तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे तो 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे हो जाएगा 190x इज इक्वल टू 106। आ रहा है ना समझ में? क्या किया, बस सिंपल कैलकुलेशन है। अब तो यहाँ पे 190x इक्वल टू 106, तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 106 डिवाइड बाई 190 आ रहा है, तो x जो आएगा आप लोगों का वो आ जाएगा 0.5579। ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। ओके, तो इसके बाद आपको अभी देखो x की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई आपको। ओके, तो अब आप है ना डायरेक्टली इसका इसमें पुटअप कर सकते हो ना, x की वैल्यू जो हमने अभी वेट लिया था, जो हमें नहीं पता था, है ना, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मोल्स मिल जाएगा। ये मोल्स, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है तो बस इसमें यहाँ पे पुटअप करो, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुटअप कर दो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा NaHCO3 का, और यहाँ से मोल मिल जाएगा Na2CO3 का। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे मिलता है। ये सारे न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, तो मोल्स जो आता है Na2CO3 का, Na2CO3 का जो मोल आता है वो आपके पास आ जाएगा x डिवाइड बाई 106, तो हमारे पास 0.5579 डिवाइड बाई 106। क्लियर? तो वो हो जाएगा 0.0053 मोल। ओके, 0.0053 मोल आंसर आएगा। राइट? अब इसके बाद हमें मोल निकालना है NaHCO3 के लिए, तो NaHCO3 के लिए आपको ध्यान रखना है कि NaHCO3 में आपको 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84 करना है। राइट? तो चलिए 1 माइनस एक्स क्या है, 0.5579, ये आपने कर दिया, डिवाइड बाई 84, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 0.0053। 0.0053 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमने तो अभी मोल की बात कर दी। आ रहा है समझ में? दोनों हमने मोल्स निकाल लिए। अब हमारे पास Na2CO3 है और NaHCO3 है, तो इसके लिए एक इक्वेशन आती है जो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताती हूँ क्या इक्वेशन है, तो ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। HCl, तो देखो जब भी HCl है 2 टाइम HCl दे के रखा है, वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? तो वो क्या बनाता है, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। यस, CO2 प्लस वाटर। देखो HCl है यहाँ पे मेरे पास, तो जैसे ही वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ जैसे ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा, तो क्या NaCl तो वो दे देगा, यहाँ से NaCl दे देगा, और फिर बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ रिलीज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर रिलीज कर देगा। क्लियर हो रहा है? ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट इक्वेशन HCl का, तो HCl के साथ हम NaHCO3 का रिएक्शन ले रहे हैं, NaHCO3 का रिएक्शन ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि
NaHCO3 वाले रिएक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, सेम NaCl, ओके, प्लस CO2 प्लस वाटर, ये इक्वेशन दोबारा मिल जाएगी, क्लियर, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर मिल जाएगा। अब हमारे पास ये कितने मोल में है, ये 2 मोल में प्रेजेंट है, 2 मोल HCl है ना, और ये कितने मोल में प्रेजेंट है, 1 मोल में प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 है। ये अब यहाँ पे 1 मोल में दे के रखा है और ये यहाँ पे भी 1 मोल में दे के रखा है, क्लियर। तो देखो 2 मोल में दे के रखा है, मतलब 2 इंटू 0.0053 ऐसा हम लिख सकते हैं, ये वाला NaHCO3 के लिए है, क्लियर। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 मोल है, तो क्या करेंगे 0.0053 एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे एक बार लिख देंगे 0.0053, और यहाँ पे भी एक बार 0.0053, क्योंकि ये सारे एक मोल में है और ये 2 मोल में प्रेजेंट था, इस वजह से हमने क्या किया, उसको 2 मोल के लिए लिखा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी, इसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन करना है, टोटल नंबर ऑफ HCl कितना रिएक्ट हुआ वो आपको बताना है, ठीक। तो चलिए टोटल नंबर हम निकाल लेते हैं, HCl कितना रिएक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, टोटल मोल ऑफ HCl रिएक्ट, डन। कितना HCl टोटल मोल रिएक्ट कर रहा है, तो हम देखते थे कि 2 इंटू 0.0053 प्लस 0.0053 ऐसा कुछ था हमारे पास, याद है कि नहीं। 2 इंटू हमने इक्वेशन में देखा था कि पहले 2 मोल था, फिर कितने मोल आया, फिर 1 मोल आ चुका था। आ रहा है समझ में, ठीक है, पहले 2 मोल आया, फिर 1 मोल आया था, ओके। तो उसके बाद जो आंसर आया वो आप लोगों का आ गया था 0.0159 मोल, ये आपका आंसर आया था। क्लियर हो रहा है कि नहीं, 0.0053 यहाँ पे प्लस 0.0053, ये एक मोल के लिए था, ये 2 मोल के लिए था, 1 मोल के लिए था। टोटल नंबर ऑफ HCl इतना रिएक्ट कर जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतना हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोलैरिटी हमारे पास गिवन है, दैट इज मोलैरिटी कितना गिवन है, 0.1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, NaHCl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे N/m, यानी कि हमारे पास 0.0159 डिवाइड बाय 0.1, क्योंकि हमारे पास मोलैरिटी गिवन थी, इस वजह से हमने ऐसा किया, क्लियर। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 0.159 लीटर, 0.159 लीटर में आंसर आएगा। तो ये हमने निकाल लिया इसका 0.159 मोलैरिटी। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। अब 0.159 हमने जो निकाला वो किस में निकाला है, अभी लीटर में, लीटर में निकाला है। अब अगर इसको आपको ml में निकालना है तो वॉल्यूम आ जाएगा 159 ml, ओके, वॉल्यूम आएगा 159 ml, तो ये आपका वॉल्यूम ml में कहलाएगा, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.6, क्लियर। अब हम 2.7 की ओर बढ़ते हैं। 2.7 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा ध्यान देना। 2.7, तो देखो 2.7 के अंदर ये बोला है कि अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, एक सोल्यूशन है जो ऑब्टेन्ड होता है 300 बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, यानी कि 300 ग्राम जब हम मिक्स करते हैं, 300 ग्राम का 25% सोल्यूशन एंड 400 ग्राम का 40% सोल्यूशन बाय मास, तब जाके एक पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या बनता है। क्लियर हो रहा है। तो ध्यान से देखना फिर से क्वेश्चन। अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, 300 ग्राम का 25%, 400 ग्राम का 40% मिला के तब सोल्यूशन बनता है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, आपको मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो मास परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, तो पहले तो आपको टोटल मास निकालना पड़ेगा सल्यूट का, तो लिखेंगे टोटल मास ऑफ सल्यूट, क्लियर। टोटल मास निकालेंगे सल्यूट का, तो आपको पता है दैट इज व्हाट, देखो हमें यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी 300 बोला है, 300 का 25%, क्लियर, और बोला है 400 मतलब सॉरी 400 का 40%, ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो 300 का हम 25% यानी 25
डिवाइड बाय 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में है ये, प्लस हमारे पास 400 है यहाँ पे, क्लियर, इंटू 40 डिवाइड बाय 100 कर देंगे क्योंकि ये 400 का 40% हो गया, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो बन जाएगा दैट इज 3। यहाँ से देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 3 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 40 ये हो जाएगा। तो ये 75 प्लस 160 दैट इज सॉरी, हाँ यस सही है। तो यहाँ पे 235 ग्राम आ जाएगा। तो अभी तो बेटा ये हमने सिर्फ और सिर्फ टोटल मास सल्यूट का ही निकाला है, ओके। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन बाकी है, हमें तो मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब ये टोटल मास ऑफ सल्यूट निकल चुका, अब हम टोटल मास ऑफ सोल्यूशन निकाल देंगे। तो सोल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको क्या करना है जरा देखना। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो टोटल मास जब हम सोल्यूशन का निकालेंगे तो उसमें हमें पता है कि हमारे पास 300 था और 400 था, मिलके 700 ग्राम हो गया, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे हम करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सल्यूट, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो सल्यूट के लिए कितना है 235 हमने अभी निकाला था ना टोटल, डिवाइड बाय क्या करेंगे 700। क्यों 700 किया हमने, क्योंकि हमने टोटल सोल्यूशन का लेते हैं इनटू क्या करते हैं हम 100 करते हैं, क्योंकि मास परसेंटेज है दैट इज 33.57% आ जाएगा, क्लियर। ये तो सिर्फ हमारा अभी क्या हुआ सल्यूट का आया। अब हम सॉल्वेंट के लिए मतलब सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे। तो सॉल्वेंट के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 में से माइनस कर देना है। तो W/W ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना। तो 100% में से जो सल्यूट का वेट आया वो माइनस कर दोगे, तो 33.57%, तो आपके पास आ जाएगा 66.43%। ये आपका आ गया यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 2.8। तो चलिए देखते हैं 2.8 क्या कहता है हमारा। 2.8 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है जरा ध्यान से देखना। 2.8 में बोला है एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन। 2.8 के अंदर आप लोगों को बोला है कि एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन तो आपने पहले ही पढ़ लिया था। एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 एंड एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है इतने ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल से एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर मिला के पूरा एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है, क्लियर। अब उसके बाद बोला है यहाँ पे कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी, आपको बोला है इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, डेंसिटी आपको गिवन है, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होगी, आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक तो आपको मोलैलिटी निकालनी है और एक आपको निकालनी है मोलैरिटी। दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, ओके। तो चलिए अभी निकालते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपने देखा कि यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल है ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल में भी आपको क्या करना पड़ता है, पहले मास ऑफ सल्यूट निकालना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन में आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो सल्यूट का मास जो है वो आपका C2H6O2 है, C2H6O2। तो वो आपका सल्यूट है WB 222.6। तो ये हमने निकाल लिया, मतलब कि ये हमें गिवन है, ओके। तो उसके बाद आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है तो यानी वाटर हमारे पास है, तो WA कहलाएगा, वो हमें दे के रखा है 200 ग्राम, बोला है ना 200 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियर। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻³ kg कर दो, ओके। तो ये हमारा निकल गया। अब मोलर मास निकालते हैं C2H6O2 का, क्योंकि उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी। तो अब निकालते हैं मोलर
मास किसका, C2H6O2 का। तो इसका निकालोगे तो आपके पास 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब इससे हम क्या निकालते हैं, मोलैलिटी यानी स्मॉल एम निकालते हैं। स्मॉल एम में किस किस की जरूरत है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास, यानी मोल्स हम कैसे लिखते हैं, अभी देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मोल्स ही लिख रही हूँ। तो ये हो गया गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मतलब कि ये क्या हो गया, मोल्स आ गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब ये तीनों चीजें हमारे पास है, बस वैल्यू पुटअप करनी है तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 222.6 ये चीज हमें गिवन थी ना, 222.6 हमें गिवन था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एमबी में आप क्या लिखोगे, 62 इंटू सॉल्वेंट का वेट कितना है, 200 इंटू 10⁻⁻3। इस वजह से केजी में मांगते हैं, हमने इस वजह से कन्वर्ट किया। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज 17.95 मोल पर केजी, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, इसको आप 17.95 स्मॉल एम मोलैलिटी भी कह सकते हो। आ रहा है समझ में, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमने बोला था कि हमें निकालना है मोलैरिटी। ओके, दो चीजें हमें पूछी थी एंटी फ्रीज के लिए, तो इसके बाद चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो हम निकालने वाले हैं दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या आएगा। सेकंड पार्ट में आपको पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, WB यानी वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर, मतलब मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ऐसे करते हो ना। बट हमें तो वॉल्यूम पता नहीं है, तो पहले वॉल्यूम देख लेते हैं क्या आएगा सोल्यूशन का। तो दैट इज व्हाट, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, और डिवाइड बाय डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, बट हमें वॉल्यूम निकालना है इस वजह से। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा, मास कितना है हमारे पास, 422.6 ग्राम। याद है हमने निकाला था टोटल कर देंगे मास ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का मास हम टोटल कर देंगे तो 422.6 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, और उसके बाद फिर हमारे पास डेंसिटी बोलिए तो 1.072 दे के रखा है, 1.072 ये डेंसिटी गिवन है। ये पूरे सोल्यूशन का मास है, ये जो हमने निकाला भी वॉल्यूम, वो पूरे सोल्यूशन का मास मैं ले रही हूँ, तो 422.69 आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी भी हमारे पास तो गिवन ही है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो आपका आ जाएगा वॉल्यूम जो है वो हमें लीटर में लेना पड़ता है, राइट। तो वॉल्यूम जो आपका आएगा इन लीटर वो आएगा आपका 394.2। क्लियर, 394.2 आ जाएगा, राइट। अब इसको इंटू 10⁻⁻³ कर दो। क्लियर हो रहा है, लीटर के लिए। अब मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास, WB अपॉन MB इंटू VL, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। तो 222.62 डिवाइड बाय 62, ये वेट हो जाएगा, इंटू 394.2 इंटू 10⁻⁻3। तो आपके पास जो मोलैलिटी आएगी वो 9.10 मोल पर लीटर, ऐसे 9.10 मोल पर लीटर। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 9.1 कैपिटल M मोलैरिटी। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैसे कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है, पहले आपको जो निकालना है मोल्स, तो आपको देखो हर एक में निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास करके। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.8। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2.9 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2.9 में आप लोगों को बोला है कि 2.9, ठीक है। तो 2.9 में ऐसा बोला है कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड, यानी कि जो वाटर का जो सैंपल है वो प्योरली कंटेमिनेटेड हो रहा है, यानी कि कंटामिनेट यानी क्लोरोफॉर्म और सपोज टू बी कार्सिनोजन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
ड्रिंकिंग वाटर जो ले रहा है वो कंटामिनेट हो रहा है क्लोरोफॉर्म और कार्सिनोजन को मिला के। क्लियर हो रहा है? तो दोनों का क्लोरोफॉर्म और कार्सिनोजन को लेके अगर हम चले तो वाटर हमारा कंटामिनेटेड हो रहा है। अब उसके बाद बोला है कि द लेवल ऑफ कंटामिनेशन जो है वो 15 ppm बाय मास तक है। क्लियर? फर्स्ट आपको निकालना है एक्सप्रेशन इन परसेंटेज बाय मास और सेकंड बोला है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। तो दोनों चीज आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पीपीएम में है, इस वजह से थोड़ी इसमें चेंज, थोड़ा बहुत कुछ चेंज है, वो आपको देखना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर पीपीएम की बात करी गई है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंटेज। इसको आपको एक्सप्रेस करना है किसमें? परसेंटेज बाय मास में या मास परसेंटेज। क्लियर? तो चलिए देखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मास परसेंटेज में आप जब भी एक्सप्रेस करोगे, कोई भी चीज को आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक, तो हम 100 लेते हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट, और हम कह सकते हैं W/W परसेंटेज। क्लियर? तो देखो मास परसेंटेज जब हम करेंगे तो मास ऑफ सल्यूट, राइट, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? इनटू 100 क्यों 100? क्योंकि ये क्या है? मास परसेंटेज है। अब देखो सल्यूट का मास यहाँ पे 15 ग्राम 10⁻⁴। अब सल्यूट का मास आपको कितना दे के रखा है? 15 ग्राम बोला है ना क्वेश्चन के अंदर। 15 ppm बोला है, दैट मीन्स व्हाट? 15 ग्राम। अब 15 ग्राम में ppm का यूनिट 10⁻⁶ में आता है ना, इंटू 100 कर देंगे। क्लियर? तो वो हो जाएगा आपका 15 इंटू 10⁻⁴। और ये आपका जो मास परसेंटेज में है वो 1.5 इंटू 10, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो तो इंटू 10⁻³ आ जाए। क्लियर हो रहा है बात? कुछ नहीं था, हमें मास परसेंटेज की बात की गई थी, तो हमने वेट बाय वेट W/W परसेंटेज लिया। मास परसेंटेज में हमने क्या क्या किया कि पता है हमें कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है। ठीक, तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट बोला था कि ड्रिंकिंग वाटर और कंटामिनेटेड वाटर यानी कि क्लोरोफॉर्म दोनों को मिला, कार्सिनोजन क्लोरोफॉर्म को कंटामिनेटेड वाटर हो रहा है, इस वजह से कंटामिनेशन का लेवल जो था वो आपको 15 ppm दिया था। ऑलराइट, तो 15 ppm दिया था, उसमें आपको परसेंटेज बाय मास एक्सप्रेस करना था, तो वो हमने यहाँ पे करके बता दिया। अब सेकंड पोर्शन जो है उसकी ओर बढ़े, तो देखो सेकंड पोर्शन में क्या बोला है आपको फाइंड आउट करने के लिए। आप लोगों को बोला है सेकंड में कि डिटरमाइन द, एक मिनट, सेकेंड पार्ट में जो आप लोगों को बोला है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, यानी कि आपको मोलैलिटी निकालनी है क्लोरोफॉर्म की वाटर सैंपल के अंदर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो चलिए मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मोलैलिटी हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस अभी तक मैं जो किया उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मोलैलिटी, ठीक है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर? WB अपॉन MB इंटू WA, ये मोल्स हो गया WA। ठीक है, अब हमारे पास देखो मास जो है सल्यूट का वो कितना है? सल्यूट का मास हमारे पास गिवन है 15 ग्राम। और सोल्यूशन में जो मास गिवन है, सोल्यूशन पूरा सोल्यूशन के अंदर जो मास गिवन है वो 10⁻⁶ ग्राम्स। क्लियर? अब हमारे पास जो सॉल्वेंट का मास कैसे आया पता है? हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या किया कि आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए 10⁻⁶ में से 15 माइनस कर सकते हो। क्लियर ना? तो वो आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। देखो हमने मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, ये सोल्यूशन का है पूरा का पूरा, तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी हम मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा कि 10⁻⁶ सोल्यूशन है ये मेरा, उसमें से आप सल्यूट का मास माइनस कर दो, यानी 15 माइनस कर दो। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका क्या आ जाएगा? 10⁻⁶
6, क्योंकि 15 इतना ज़्यादा छोटा है वो, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा 10⁻6 के सामने नहीं टिकेगा, ठीक है। तो 10⁻6 इंटू 10⁻³ kg में, क्लियर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 10⁻6 इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, 10⁻6 इंटू 10⁻3। आ रहा है समझ में? 10⁻6 इंटू 10⁻³ इस स्टेप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने केजी में निकाला है। ओके। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपके पास 10⁻3 kg। ओके, तो ये आपका सॉल्वेंट का वेट आ गया। ओके, क्योंकि हमें 1000 से डिवाइड करना होता है ना केजी में कन्वर्ट करने के लिए, इस वजह से। और यहाँ पे 3 कैसे आया, 6 में से 3 माइनस करोगे पावर तो 3 आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ चुका अब हमारे पास, क्लियर। अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप कर देते हैं इसमें जल्दी से। तो अब हम मोलैलिटी के लिए बढ़ रहे थे, तो दैट इज 15 ग्राम। इसमें 15 पुटअप करा, एम बी क्या है 119.5 ग्राम, क्लियर, इंटू 10⁻3 kg। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.25, ये क्लोरोफॉर्म का वेट है 119.5। तो 125 इंटू 10⁻⁻4, क्लोरोफॉर्म का आप करके देख लेना, CHCl3। तो 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर केजी, क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.9। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कैसे पीपीएम वाला क्वेश्चन करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, दैट इज 2.10। तो 2.10 जो है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस हम डिस्कस कर लेते हैं उसमें क्या बोला है, क्लियर। तो 2.10 क्वेश्चन में जो बोला है वो ऐसा है कि व्हाट रेट डज दी मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन प्ले इन अ सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, यानी अल्कोहल और वाटर में कौन सा रोल प्ले करता है, क्लियर हो रहा है। अल्कोहल और वाटर है, उसमें किस टाइप का मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सोल्यूशन में रोल प्ले करेगा, ऐसा बोला है, क्लियर। तो देखो आप इसमें आप क्या आंसर दोगे कि इन केस ऑफ अल्कोहल एज वेल एज वाटर, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान देना, अल्कोहल और वाटर के केस में जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं बाय द मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको पता है कि अल्कोहल और वाटर है, क्लियर, जब अकेले अकेले उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, मान लो अल्कोहल जो है उनमें ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और अल्कोहल देखो मैं बताती हूँ, एक काम करते हैं, अल्कोहल को हम बी ले लेते हैं और वाटर को हम ए ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट है और अल्कोहल हमारे पास सल्यूट है इस स्टेप में, ठीक। तो अगर इस स्टेप में हम लेंगे तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, सोल्यूशन ए बी बन जाएगा। तो आपको पता है कि बी बी का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ए का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऐसे देखे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जब वो सोल्यूशन बन जाता है तब वो थोड़ा वीक हो जाता है, क्लियर हो रहा है, ये हम पहले भी देख चुके। तो क्वेश्चन में ही बोला है कि व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन प्ले इन द सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो आपको क्या करना है कि इन केस ऑफ अल्कोहल एज वेल एज वाटर में द मॉलिक्यूल आर इंटरलिंक्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, क्लियर हो रहा है। However, the hydrogen bonding is also present in the molecules of alcohol and water in the solution, but it is comparatively less than both alcohol and water। मैंने बोला ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस होता है अल्कोहल एंड वाटर से। सोल्यूशन जो बनता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड वाटर। इनमें ऐसे ही देखो तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जब सोल्यूशन बन जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्लियर है ना। अब उसके बाद देखो क्या बोला है कि एज द रिजल्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड्स टू डिक्रीजेस। तो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो है, सॉरी मैग्नीट्यूड जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है दैट टेंड टू डिक्रीज एंड द सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। अगर कम हो जाएगा तो
पॉजिटिव डिविएशन राउट्स लॉ से शो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। अब उसके बाद बोला है कि इट विल लीड टू इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड ऑल्सो डिक्रीज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी तभी जाके तो वो वेपर प्रेशर बढ़ाएगा सोल्यूशन का, और क्या डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपने लाइक डिजोल्व लाइक में मैंने आपको बोला था, ये वही तो केस है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो पोलर सोल्यूट्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं, और नॉन पोलर सोल्यूट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। उसी टाइप का ये केस है। इसमें वही बोला है कि आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से अट्रैक्टिव फोर्सेस की ओर जाओगे तो वो तो कम ही होता जाएगा, और तब फिर सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो कर देगा। ये हमने राउट्स लॉ में देखा, ठीक। और इसी वजह से क्या होता है कि वेपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जब सोल्यूशन का, क्लियर हो रहा है ना। और इट ऑल्सो डिक्रीजेज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर वेपर ज्यादा बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ तक